Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ITR 3 फॉर्म्स। ठीक है, अब तक हमने ITR 1, ITR 2 पढ़ लिया है, जान लिया है बेसिकली ये क्या होता है, उसमें कौन सी इनकम हम शो कर सकते हैं और कौन से पर्सन को वो एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं ITR 3 की। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ITR 3 किसको एप्लीकेबल है, ठीक है, कौन सी इनकम इसमें इंक्लूडेड है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसको बेसिकली किस तरह से हम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ITR 3 क्या है? ITR 3 क्या है? व्हाट इज द ITR 3 फॉर्म? तो बेसिकली ये जो फॉर्म है किसको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एंड HUF। The ITR 3 is applicable for individual and HUF who have income from profit and gain from business or profession. The persons having income from following source are eligible to file ITR 3। ठीक है, कहा गया ये है कि जो ITR 3 फॉर्म है वो इंडिविजुअल एंड HUF को ही एप्लीकेबल है जिनकी इनकम कौन से हेड से हो रही है? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, और कहा गया है ये है कि सोर्सेस का कौन सा सोर्स है? सबसे पहला कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इंक्लूडिंग बोथ टैक्स ऑडिट एंड नॉन टैक्स ऑडिट। ठीक है, जिसका अगर बिजनेस है या फिर कोई प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, टैक्स कंसल्टेंट है, अकाउंटेंट है, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर है, टीचर्स है, प्राइवेट टीचर्स, लॉयर्स है। ठीक है, ये सब आते हैं प्रोफेशन में, तो इनको क्या एप्लीकेबल होता है? प्रोफेशन। और जो बिजनेस करते हैं, रिटेल ट्रेडिंग करते हैं या फिर कोई छोटा मोटा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो बिजनेस में आता है। इंक्लूडिंग बोथ, जिसका टैक्स ऑडिट भी एप्लीकेबल है और जिसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। द रिटर्न में इंक्लूड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी और पेंशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब बिजनेस और प्रोफेशन तो मेन इनकम है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिविजुअल या HUF की सैलरी से भी इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन से भी इनकम हो सकती है और अदर सोर्स से भी इनकम हो सकती है। देखा जाए तो अगर आपकी सभी हेड में से इनकम हो रही है तो ITR 3 आपको एप्लीकेबल हो सकता है, हो ही जाएगा। लेकिन बेसिक फंडा यही है, अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन है तो आपको ITR 3 एप्लीकेबल होगा। नोट, ये नोट बेसिकली असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि जो भी करंट चल रहा है उसके लिए लिखा गया है। द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ITR 3 इन केस ऑफ टैक्स पेयर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 15 फरवरी 2022। मतलब जिस इंडिविजुअल को, जिस HUF को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, जो 2 करोड़ की लिमिट है, 2 करोड़ की जो लिमिट है, अगर वो टैक्स ऑडिट के लिए एप्लीकेबल हो रहा है तो उसके लिए रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो 15 फरवरी 2022 है। ठीक है, जो पहले क्या थी 31 अक्टूबर 2021 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 और फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर 2020 to 21। The due date for furnishing tax audit report is extended to 15 January 2022। टैक्स ऑडिट 15 जनवरी से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, और उस टैक्स ऑडिट जो आप ITR 3 में शो करोगे अंडर सेक्शन 44AB, उसका फाइलिंग 15 फरवरी से पहले करना है। ठीक है, पहले टैक्स ऑडिट होगा उसके बाद ही तो आप रिटर्न फाइल कर पाओगे, इसलिए डेट टैक्स ऑडिट की पहले है और रिटर्न सबमिशन की बाद में दी गई है। द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1 करोड़ फॉर अ टैक्स ऑडिट इज proposed to be increased to 5 crore with effect from assessment year 2021 if the taxpayer's cash receipts are limited to 5% of the gross receipt or turnover and
if the taxpayer's cash payments are limited to 5% of the aggregate payment। देखो ये समझने वाली बात है। कहा गया ये है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी टैक्स ऑडिट के लिए वो 1 करोड़ थी पहले, ठीक है। अब उसको बढ़ा के कर दिए 5 करोड़, लेकिन वो 5 करोड़ कब आपको एप्लीकेबल होगा? जब जो टैक्स पेयर है उसका जो रिसिप्ट है, टर्नओवर है, या फिर वही रिसिप्ट और टर्नओवर है वो 5% है, जो कैश रिसिप्ट है, ठीक है। दो तरह से हम रिसिप्ट कर सकते हैं। आइदर आपने कुछ सेल्स किया वो आप बैंक में भी ट्रांसफर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाते हो, ठीक है, कस्टमर से, या फिर आप कैश लेते हो, ठीक है। तो वो सिर्फ जो आपका कैश रिसिप्ट है वो 5% ही होना चाहिए टर्नओवर का या फिर रिसिप्ट का, अदरवाइज आपको ये 5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। देन कहा गया ये है कि इफ द टैक्स पेयर्स कैश पेमेंट्स, ठीक है, अगर जो आपके पेमेंट है, आप सपोज ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो तो आप सामान खरीदोगे और बेचोगे, तो जो आपने जितना सामान खरीदा है और उसका जो एग्रीगेट पेमेंट है पूरे साल का, अगर वो 5% से कैश पेमेंट ज्यादा है, देन आपको 5 करोड़ वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगर आप जब भी बैलेंस शीट और पीएनएल में ये जब सॉफ्टवेयर में आप डेटा एंट्री करते हैं तो उसमें ऑप्शन देते हैं कि कितनी कैश रिसिप्ट है और कितनी ऑनलाइन बेसिस पे आपने रिसीव किया हुआ है। तब आप वहां पे अगर 5% से ज्यादा शो करोगे देन आपके लिए वो 5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। अगर बेसिकली यही कहते हैं कि अगर ये लिमिट आप फुलफिल कर देते हो तो आपके लिए जो ऑडिट की, टैक्स ऑडिट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो 5 करोड़ की हो जाएगी। मतलब आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक जा रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन 5 करोड़ से कम है तो आपको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है ITR 3 का। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ITR 3 फॉर्म फॉर AY 21-22? इस साल जो करंट ईयर के जो इनकम टैक्स रिटर्न अभी चल रहा है, ठीक है, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर आप खुद से रिटर्न भर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत टैक्स का भी नॉलेज है और आपका ITR रिटर्न खुद से फाइल कर रहे हो, तो आपको कौन से शेड्यूल्स, कौन से पार्ट आपको फेस करने पड़ेंगे, कहाँ आपको कौन सी इंफॉर्मेशन आपको शो करनी पड़ेगी, वो सभी स्ट्रक्चर में बताया गया है, ठीक है। बेसिकली ITR 3 का स्ट्रक्चर सबसे लंबा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए, तो टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट तो इसको सिर्फ समझने में। पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन और नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने बोला कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कौन से सेक्शन में आप फाइलिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका बिजनेस का नेचर कौन सा है, आपका पैन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये सब बेसिकली जनरल इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होता है। देन पार्ट ए BS यानी कि बैलेंस शीट, ठीक है, आपकी जो बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2021, उस बैलेंस शीट को आपको शो करना है, ठीक है, ऑफ द प्रोप्राइटरी बिजनेस और द प्रोफेशन। देन बात करते हैं पार्ट ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, कोई बंदा है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, वो सामान बना के बेचता है, देन उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एप्लीकेबल होगा। और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड उसने कितना परचेस किया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आया है, ये सब आप वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में शो करेगा। देन ट्रेडिंग अकाउंट, जो बंदा सामान होलसेल पे लेता है और रिटेल के थ्रू बेच देता है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट एप्लीकेबल होगा। सामान खरीदा, बेचा और खत्म बात, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट वहां पे एप्लीकेबल होगा। देन बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो सबके लिए कॉमन होता है, तो वो आपको पार्ट ए P&L में शो करना पड़ेगा। देन पार्ट OI में क्या होता है? अदर इंफॉर्मेशन, ये ऑप्शनल है, अदर इन केस नॉट लाइबल फॉर अंडर सेक्शन 44A। अगर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो रहने दो ना, क्यों इतना परेशान कर रहे हो, OI में मत जाओ, रहने दो। देन आता है पार्ट ए QD, क्वांटिटेटिव डिटेल्स, ये भी 44AB का सेक्शन है जहां पे क्वालिटेटिव डिटेल्स, क्वांटिटेटिव डिटेल्स करके बाइफर्केशन दिया गया है। हम जब 44AB पढ़ेंगे, जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो
टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो रहने दो, कोई बात नहीं। ये 44AB जो है वो टैक्स ऑडिट के लिए ही सेक्शन दिया गया है। देन बात करते हैं शेड्यूल्स की, कि आप कौन से शेड्यूल्स इसमें आएंगे। ठीक है, सबसे पहले एस, शेड्यूल एस, यानी कि आपकी इनकम सैलरी से है तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। देन HP, हाउस प्रॉपर्टी से, आपने कोई लोन लिया है, आप उसका इंटरेस्ट शो करना चाहते हो, या फिर आपके पास 2-3 घर है और वहां से कहीं से रेंट इनकम हो रही है तो वो शो कर सकते हो। तो ये सब बेसिकली शेड्यूल HP में शो होगा। BP, व्हाट इज BP? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली बस जो आपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डिटेल्स शो की है, बस आपको वही आपका नेट प्रॉफिट इसमें शो करना है कि मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन से ये नेट इनकम हो रही है। देन बात करते हैं शेड्यूल DPM, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट। हमें पता है कि कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन के कुछ अलग से रूल दिए गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ अलग से रूल दिए गए, और इनकम टैक्स भी अलग से रूल्स प्रोवाइड करता है डेप्रिसिएशन के लिए। अभी आप जो है प्लांट एंड मशीनरी के लिए 50% डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स में सिर्फ 30% एप्लीकेबल है, तो आपको उसमें शो करना पड़ेगा कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में अकॉर्डिंग टू 50% है और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मुझे 30% लेना है, तो वो बस प्लस माइनस हो जाएगा। देन बात करते हैं DOA, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट्स अंडर सेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, अदर फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, कुछ बुक्स है, मतलब बहुत सारे एक लिस्ट दिया गया है डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, तो अगर प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ के आप किसी और असेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो वो शेड्यूल DOA में आप शो करोगे। देन शेड्यूल DEP, समरी ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ऑल द एसेट्स अंडर द सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट। मतलब आप जो DPM और DOA में शो करोगे वो ऑटोमेटिकली समरी के अकॉर्डिंग टू वो DEP में शो हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट जिसको कहते हैं। DCG, कंप्यूटेशन ऑफ डीम्ड कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स। अब बात करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर या इसका बैलेंसिंग चार्ज, यस बैलेंसिंग चार्ज, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में एक सेक्शन है जहां पे बैलेंसिंग चार्ज की इंफॉर्मेशन हम कभी कभी शो करते हैं। मेरे पास एक कार थी जो मैं एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए यूज करता था, 2-3 साल मैंने उसको यूज किया, डेप्रिशिएट किया, देन मैंने उसको सेल कर दिया। उस पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, थोड़ा लॉस होता है, तो हम वो DCG जो शेड्यूल है वहां पे शो करते हैं। ठीक है, जिसको हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं। देन बात करते हैं ESR, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। ठीक है, जो किसके लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। ठीक है, ये बहुत बड़ा सेक्शन है जिसपे 3 से 4 कैटेगरी डिवाइड करके रखिए। कभी 150% आपको डिडक्शन मिलता है, कभी 100% डिडक्शन मिलता है। ये 35 सेक्शन की पूरी बात है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप कुछ पहले साइंटिफिक रिसर्च करते हो, देन कुछ बाद में करते हो, तो उसका डिफरेंस है, रूल्स है, वो बेसिकली इंफॉर्मेशन आप ESR शेड्यूल में शो करते हैं। देन बात आती है CG, कैपिटल गेन। आपको अगर कैपिटल गेन हुआ है, आपने कुछ प्लॉट सेल किया है, कुछ हाउस प्रॉपर्टी सेल किया है, या फिर कहे तो शेयर मार्केट से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस होता रहता है, तो ये सब कैपिटल गेन आप कहां पे शो करोगे? शेड्यूल CG में। ठीक है, अब बात करते हैं 112A। ठीक है, 112A कैपिटल गेन अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो उसके लिए अलग से शेड्यूल दिया गया है। मतलब ये कोई अलग से शेड्यूल नहीं है, मतलब ये अलग से कोई वो नहीं है, ये कैपिटल गेन का ही पार्ट है। बस इसमें क्या है कि कैपिटल गेन एक स्पेसिफिक रेट से आपको एप्लीकेबल होता है, उसमें इनकम टैक्स, मतलब उसमें स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट 10% है या फिर 15% है या 30% है, जो भी है वो डायरेक्ट उस रेट से आप वो प्रॉफिट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा।
देन बात करते हैं शेड्यूल 115 एडी, क्या कहते हैं ये प्रोविजो क्या है, फॉर नॉन रेसिडेंट, ठीक है, डिटेल ऑफ कैपिटल गेन वेयर इज एप्लीकेबल, 112A इज एप्लीकेबल। अगर किसी नॉन रेसिडेंट एसएससी को 112A एप्लीकेबल हो रहा है, वो भी कैपिटल गेन से, तो उसको 115 एडी में शो करना पड़ेगा। देन बात करते हैं अदर सोर्सेस, यानी कि ओएस, ठीक है, ओएस क्या है, अदर सोर्स से आपको इनकम जनरेट हो रही है तो आप अपनी इनकम यहाँ पे शो करोगे। देन शेड्यूल CYLA BFLA, स्टेटमेंट ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस एंड स्टेटमेंट ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर ईयर, यानी कि कुछ लॉस ऐसे है जो करंट ईयर में आपको सेट ऑफ करने दूसरी इनकम के साथ, और कुछ लॉस ऐसे है जो पिछले साल के थे जो आप अभी करंट ईयर में सेट ऑफ करना चाहते हो, तो उसका इंफॉर्मेशन आपको ये शेड्यूल में देना पड़ेगा। शेड्यूल CYLA, स्टेटमेंट ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, मतलब ये एक शेड्यूल है जहां पे ये ऑटो पॉपुलेटेड है, जहां पे आप एक इनकम जनरेट दिखाई जाती है कि जो आफ्टर करंट ईयर को लॉस सेट ऑफ करने के बाद, और वैसा ही एक ऑटो पॉपुलेटेड शेड्यूल है BFLA, जहां पे अनएब्सॉर्ब लॉस जो कैरी फॉरवर्ड हो ही रहे, ठीक है, करंट ईयर पे, और आप अभी इसको सेट ऑफ कर रहे हो, तो ये यहाँ पे इनकम शो करेंगे। देन बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर, और कुछ लॉस ऐसे है जो आप इस साल सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसको मजबूरी है आपकी और मजबूरन उसको आप कैरी फॉरवर्ड ही कर पाओगे, ठीक है, तो आपको ये शेड्यूल में शो करना पड़ेगा। देन UD, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ठीक है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब जिस डेप्रिसिएशन का आपको डिडक्शन नहीं मिला है वो है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। मैंने आपको 50-30 का एग्जांपल दिया था, 50% आपने लिया है और 30% एप्लीकेबल है, तो जो 20% है वो अनएब्सॉर्ब्ड है, ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं ICDS, इफेक्ट ऑफ इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट, इसके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है, ठीक है, इसको साइड में रखो। आई थिंक ये भी ऑटो पॉपुलेटेड ही स्टेटमेंट ही होगा। देन बात करते हैं सेक्शन 10AA, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, ये एक तरह का सेक्शन है जहां पे कुछ आपको डिडक्शन के बेनिफिट्स मिलते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं कि ये सेक्शन कौन से है, ठीक है। ये मैंने एक PDF फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पूरी PDF फाइल है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको सर्च करना है 10AA, सर्च हो रहा है तो कि यस ये होगा, ठीक है। 10AA का बहुत सारा कनेक्शन है, ये रहा 10AA, ठीक है, और कुछ है इसमें, ये रहा 10AA, ये सेक्शन है, ठीक है, पेज नंबर 111। यहाँ पे कहा क्या गया है, स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनिट इन स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन, बस इतना पढ़ो समझ में आ जाएगा। अगर कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ रहा है, स्पेसिफाइड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देन आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है और स्पेशल डिडक्शन दिए जाते हैं। अगर वो आप लेना चाहते हो तो वो आप ये जो शेड्यूल है 10AA वाला, उसमें आप शो कर पाओगे। तो सेक्शन 10AA किसके लिए एप्लीकेबल है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ रहे हैं। देन 80G की बात करते हैं, कुछ नहीं, ये डोनेशन से रिलेटेड है, मुझे याद है इसलिए डायरेक्ट बोल रहा हूँ। आपने कुछ ऐसे डोनेशन किए गवर्नमेंट्स को या फिर रूलिंग मतलब पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे, ठीक है, बेसिकली ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, गवर्नमेंट की जितनी सारी स्कीम्स है आप वहां पे डोनेशन कर रहे हो, देन आपको 80G में उसका डिडक्शन मिलेगा। देन शेड्यूल RA, रिसर्च एसोसिएशन, डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन, वही 35 सेक्शन अपना जो है, ठीक है। अगर आप किसी रिसर्च एसोसिएशन को डोनेट कर रहे हो कुछ मनी,
देन उसका भी आपको डिडक्शन मिलता है, देन आपको वो आर में शो करना पड़ेगा। मान लो कि वो आपने 100 रुपया डोनेट किया है, लेकिन गवर्नमेंट आपको 150% उसका डिडक्शन दे रही है, देन आप जैसे ही 100 रुपीज करोगे, टाइप करोगे या फिर एंटर करोगे, वैसे ही आपको 150 का डिडक्शन मिल जाएगा। ये इस तरह से ही इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर काम करता है। देन बात करते हैं शेड्यूल 80IA। अब ये सेक्शन 80IA क्या है मुझे भी पता नहीं है, मैं भी अभी आपके सामने ही सर्च करूंगा 80IA। बहुत सारा रेफरेंस होता है 80IA का अलग अलग। इसका स्पेसिफिक सेक्शन कहाँ गया, थोड़ा टाइम लगेगा। 80AA में आ रहे हैं अभी, क्योंकि ऐसा ये रहा 80IA लिखा गया। ये है, ये जो डार्क में लिखा हुआ है यही हमको पढ़ना है। लिखा गया ये है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और एंटरप्राइजेस एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पता चली गया होगा कि ये डिडक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ये उसको ही एप्लीकेबल होगा। और वहीं पे आपको जो गवर्नमेंट यानी कि इस सेक्शन में आपको जो बेनिफिट दिए गए, आप तब जाके ही ये डिडक्शन ले पाओगे, ठीक है, अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो। देन बात करते हैं 80IB। अब ये 80IB डिडक्शन क्या है मुझे खुद को नहीं पता, अब सर्च करके देखते हैं। देखो, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट तरीका है। इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, बस आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। अगर आप YouTube में ज्यादा सफरिंग करते हो तो वहां पे भी मिल जाता है, जस्ट सर्च करो 80IB क्या है। बहुत लोग हैं जो 80IB पढ़ाते हो ऑनलाइन, फ्री में मिल जाएगा, पता चलेगा कि ये सेक्शन क्या कहता है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या एलिजिबिलिटी, सब पता चलेगा। अब 80IB क्या कहता है, 80IB बस इतना कहता है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रीज अंडरटेकिंग अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग। अब इसमें यही कहा गया है कि अगर किसी का बिजनेस अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, देन उनको यहाँ पे डिडक्शन का बेनिफिट जो भी दिया गया है वो मिल सकता है, ठीक है। देन बात करते हैं ICIE, वही सेम प्रॉब्लम, वापस से सर्च करो क्या है IC। ये रहा IC, लिखा गया स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज इन सर्टेन स्पेसिफिक कैटेगरी स्टेट। 4-5 स्टेट ऐसे हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट पे इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपका बिजनेस वहां पे है देन आपको स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा। 80IE क्या कहता है, ओहो 80IE स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अंडरटेकिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगर आपका बिजनेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे फॉल मतलब कर रहे हो, देन आपको कुछ बेनिफिट दिए गए हैं, ठीक है। ये देखो नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, स्टेट कौन से ये सब दिया गया है, ये इंक्लूडेड है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोला गया है, वहां पे आपको अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो देन आप एलिजिबल हो इस डिडक्शन को अवेल करने के लिए, देन आप वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करोगे। देन 6A नॉर्मल डिडक्शन है, ये हमारा 80C 80CCC 80D 80DD जो भी आ रहा है वो यहाँ पे आप शो करोगे। AMT मिनिमम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है, साइड में रखो ये टैक्स को, ये ऑटोमेटिक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट 55,115JD, ठीक है, अगर किसी को टैक्स क्रेडिट लेने का इच्छा है, ठीक है, डबल टैक्सेशन मतलब बाहर भी आपने कमाई की है और यहाँ पे आप टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो तो यहाँ पे अपनी वो शो करो। SPI इनकम एराइज ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड सन्स वाइफ, ठीक है, बेसिकली ये जो क्लबिंग से रिलेटेड है, ठीक है,
कुछ इनकम ऐसी है जो स्पाउस है, माइनर चाइल्ड है, वो आप में इंक्लूड हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, तो यहाँ पे शो करना है। देन ऐसा इनकम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट, वही कैपिटल गेन वाला, ऑटो पॉपुलेटेड है, ये भी शो करेगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म इन विच एसएससी इज अ पार्टनर, यस, अगर आप पार्टनर है और पार्टनर से रिलेटेड कुछ बेनिफिट लेना चाहते हो तो ये आईएफ में आपको शो करना पड़ेगा। जो भी पार्टनरशिप का प्रॉफिट है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो वो आप यहाँ पे एग्जम्पशन ले सकते हो। इनकम आई स्टेटमेंट ऑफ इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम है आपकी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनकम है, यहाँ पे शो कीजिए। पीटीआई पास थ्रू इनकम डिटेल फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड एज पर सेक्शन 115U 115 ये ट्रस्ट से रिलेटेड है और कुछ इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे शो करो। देन बात करते हैं टीपीएस है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस की बात आ रही है, ठीक है, आपका कुछ आपने कुछ साल ऐसे ट्रांजेक्शन किया जो अब्रॉड से रिलेटेड है, ठीक है, वहां से आपने कुछ परचेस सेल किया है, तो ये आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ, आपकी कुछ इनकम बाहर से हो रही है, आउट ऑफ इंडिया से, तो आप यहाँ पे शो कीजिए इस शेड्यूल में। टीआर, टीआर क्या बोलता है, टैक्स रिलीफ, क्लेम अंडर सेक्शन 90, 90 या 91 में पहले ही बता चुका हूँ ये किससे रिलेटेड है। आई थिंक आईटीआर 2 में मैंने बताया कि ये क्या है, ठीक है। अगर वहां से आपको कुछ टैक्स रिलीफ लेना है तो आप ये टीआर में शो कीजिए। देन फॉरेन एसेट्स है, वो आप एफए में बताइए। 5A क्या है, इनकम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउसेस गवर्न बाय पोर्टुगल, साइड में रखो, इसको साइड में रखो, पता नहीं कौन सा कोड है ये, मेरे केस में अब तक आया ही नहीं है। एल असेट्स एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, ये भी ऑटो पॉपुलेटेड, मतलब व्हेनेवर इनकम एग्जिट 50 लाख देन हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है, ये ऑटो पॉपुलेटेड नहीं है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जीएसटी, ध्यान रखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट की जो पोर्टल्स है वो ये कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। आपका जो भी ट्रांजैक्शन जीएसटी में होता है वो इनकम टैक्स वाले पता कर लेते हैं, तो यहाँ पे छुपाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पे कंपलसरी है इंफॉर्मेशन शो करना, ठीक है। देन बात करते, अब ये सब कुछ हो चुका है, इनकम की हम इनकम टैक्स इनकम हो गई, टैक्स रिलीफ हो गया, डिडक्शन हो गया, सब हो गया। अब बात करते हैं कि आपका पार्ट बी जो टोटल इनकम, ये सब ऑटो पॉपुलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल इनकम शो की जाएगी, देन आपकी टैक्स लायबिलिटी देखी जाएगी। अगर आपने टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ कर दी है पेमेंट करके सेल्फ असेसमेंट के साथ या फिर टीडीएस के साथ या एडवांस टैक्स के साथ, देन आपका टोटल ये जो पूरा ये हमने खिचड़ी अभी हमने पकाई है, ठीक है, ये इनकम टैक्स ये आईटीआर 3 की, ये सब वहां पे खत्म हो जाती है, ठीक है, आपका रिटर्न कंप्लीट है। देन एट देन आता है वेरिफिकेशन फॉर्म, जहां पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स बतानी है कि मेरा नाम ये है, मैं खुद से ये सब कुछ साइन कर रहा हूँ, ये जो भी मैंने इंफॉर्मेशन शो की है वो मेरे भी यहाँ पे सब सही है, वो सब बताना पड़ेगा। अब हाउ डू आई फाइल आईटीआर 3 फॉर्म्स, ठीक है, ये कैसा है, तो कि ये बात करता है ITR 3 C4 सिर्फ ऑनलाइन हम फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड अवेलेबल नहीं है, सो सॉरी, ठीक है, आपको ऑनलाइन ही फाइल करना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स इतने शेड्यूल की आपको प्रिंट देगा तो अराउंड 100 से 150 पेज हो जाएंगे, सिर्फ आपके इतनी बड़ी फाइल बनेगी 1 साल की ITR 3 की, उसमें आपको एक एक करके देख के वो करना पड़ेगा। उससे अच्छा है ऑनलाइन फाइल करो, और ऑनलाइन ही अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आइदर यूज डिजिटल सिग्नेचर, आइदर यूज OTP वेरिफिकेशन फ्रॉम आधार और EBC वेरिफिकेशन, ये सब आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो ऑन द स्पॉट मिल जाएगी, वेरीफाइड कॉपी। अगर वेरीफाइड नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म डाउनलोड कीजिए, अपना सिग्नेचर कीजिए और विद इन 120 डेज में CPC सेंटर को प्रोवाइड कीजिए जो बेंगलोर में है, उसका एड्रेस भी आपको एक्नॉलेज फॉर्म में दे दिया जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा ITR 3। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, इतना लंबा है, मुझे सच्ची में मैं ये ITR 3 का जब काम करता हूँ तो मुझे बहुत माइंड प्रेशर लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एक एक डिटेल में
सब डिटेल्स एक 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 फिल करनी पड़ती है, ठीक है, इसीलिए ये बहुत लेंदी हो जाता है। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, मैं कुछ बताना भूल गया हो या कुछ अच्छे से नहीं समझा पाया, देन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, कि आपने ये नहीं बताया है। कुछ चीजें नहीं पता थी इसलिए नहीं बताई, और आप कुछ चीजें आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे कभी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम ITR 4 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू। I hope you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.